नमस्कार। और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम जरा देखेंगे एशिया की दो बड़ी ताकतों को। भारत और चीन हैं तो पड़ोसी, लेकिन इनके विकास के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल जुदा हैं। हाँ, एक तरफ भारत है जहाँ लगता है कि अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है लोगों के खर्च करने से, मतलब घरेलू खपत से। और दूसरी तरफ चीन, जिसने अपना पूरा जोर लगा दिया बड़े बड़े कारखाने, सड़कें, बिल्डिंग्स बनाने में। निवेश पर। तो ये इतने अलग रास्ते क्यों बन गए? बिल्कुल, और इसी सवाल को थोड़ा और समझने के लिए हम आज देख रहे हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF का एक लेख नीलांजन घोष ने लिखा है। हाँ, क्या नाम था उसका? वाई इंडिया कंज्यूम्स वाई इंडिया कंज्यूम्स एज चाइना कंस्ट्रक्ट्स अ टेल ऑफ टू ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज। बिल्कुल। ये भी हाल ही में आया है 1 नवंबर 2025 को। हाँ। और ये दोनों देशों की जो आर्थिक रणनीतियां हैं उनकी गहराई में जाता है। सही। तो हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े बताना नहीं है, बल्कि इन मॉडल्स के पीछे की सोच क्या है, इनकी ताकत क्या है, कहाँ ये कमजोर पड़ते हैं और आगे चलकर क्या चुनौतियां हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ इन दो देशों की बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं ये। इनके रास्ते पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और खासकर ग्लोबल साउथ के लिए क्या मायने रखते हैं, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। IMF के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो तो कह रहे हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, चीन से भी आगे। अब ये हेडलाइन तो बड़ी अच्छी लगती है, सही। पर क्या कहानी बस इतनी है? हेडलाइंस तो अक्सर पूरी कहानी नहीं बताती। ये बात सही है कि IMF का अक्टूबर 2025 का अनुमान कहता है कि 2025-26 में भारत की ग्रोथ रेट 6.6% रहेगी और चीन की 4.8%। हाँ, और भारत जो है वो उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, जिन्हें EMDs कहते हैं, उनमें सबसे आगे है। और आजकल तो यही देश दुनिया की ग्रोथ को खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है दिमाग में, क्या हम यहाँ दो अलग अलग चीजों की तुलना कर रहे हैं? चीन की इकोनॉमी का साइज तो भारत से बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है। बिल्कुल। हाँ, 2025 में चीन का GDP करीब $19.23 ट्रिलियन आंका गया है और भारत का 4.19 ट्रिलियन। तो क्या ऐसा नहीं है कि छोटे बेस पर परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा दिखती है? वो बेस इफेक्ट वाली बात है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। ये आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है समझना, और इसके कारण सीधी तुलना थोड़ी पेचीदा हो जाती है। बिल्कुल। एक छोटी अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिशत में ज्यादा बढ़ना आसान होता है। सही कहा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये तुलना बेकार है या इसका कोई मतलब नहीं। तो फिर ये तुलना जरूरी क्यों है? क्या सीखने को मिलता है इससे? देखिए, इसकी प्रासंगिकता कई वजहों से है। पहली बात, दोनों देश ग्लोबल इकोनॉमी के इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनका कुछ भी करना पूरी दुनिया पर असर डालता है। क्या? दूसरी बात, ग्लोबल साउथ में ये दोनों देश एक तरह से लीडर की भूमिका में दिखते हैं, तो उनके जो विकास के मॉडल हैं वो दूसरे देशों के लिए या तो मिसाल बन सकते हैं या फिर एक चेतावनी। और सबसे अहम मेरे ख्याल से ये समझना है कि कैसे अलग अलग पॉलिसीज, अलग प्राथमिकताएं, अलग समाज और अर्थव्यवस्था की बनावट कैसे इतने अलग नतीजों तक ले जाती है। ये एक तरह की लाइव केस स्टडी है विकास के अलग अलग रास्तों की। समझ गया। तो चलिए अब उस मेन अंतर पर आते हैं जिसने ये पूरी चर्चा छेड़ी है। भारत का खपत पर फोकस और चीन का निवेश और निर्यात पर। भारत की बात करें तो कहते हैं कि GDP का लगभग 70% हिस्सा खपत से आता है। हाँ, आंकड़े यही बताते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करीब 70% खपत है, और इसमें से जो घरेलू निजी खपत है यानी PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो करीब 61% है। 61%? ये तो बहुत ज्यादा है। अर्थव्यवस्था का इंजन सही में लोगों की जेब से चल रहा है। बिल्कुल, करोड़ों लोगों के खर्च से। और इसको ताकत कहाँ से मिल रही है? कौन सी चीजें हैं जो इस खपत को ड्राइव कर रही हैं? कई चीजें हैं। एक तो हमारा सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है, जैसे व्यापार, ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह। हाँ। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो तेजी से फैले हैं, खासकर ई-कॉमर्स। और इन सब के पीछे है भारत की डेमोग्राफी, हमारी युवा आबादी। एक बड़ा महत्वाकांक्षी मिडिल क्लास है जिसकी जरूरतें, इच्छाएं बढ़ रही हैं। और वो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात, UPI, इंडिया स्टैक। हाँ, उसने तो कमाल ही किया है। UPI और इंडिया स्टैक ने करोड़ों लोगों के लिए बाजार में शामिल होना, लेन देन करना बहुत आसान कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखें, भारत का जो विकास मॉडल है वो काफी हद तक अपनी घरेलू जरूरतों पर ही फोकस्ड है। इकोनॉमिस्ट इसे इनवर्ड लुकिंग कहते हैं। इंटरेस्टिंग। ये तो ही भारत की कहानी।
लेकिन चीन को देखें तो लगता है जैसे पूरी स्क्रिप्ट ही बदल गई है ना। एकदम। चीन में तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। वहां घरेलू खपत जीडीपी का सिर्फ 40%, आप सोचिए 40% के आसपास है। सिर्फ 40? भारत में 60 से ऊपर, और वहां 40? हाँ, चीन ने रास्ता ही दूसरा चुना। राज्य ने आगे बढ़कर औद्योगिकरण किया, मतलब स्टेट ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स पर जोर दिया, दुनिया की फैक्ट्री बनने पर। हाँ। और जबरदस्त निवेश किया, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक गुड्स बनाने में। यानी पहले सड़कें बनाओ, पोर्ट्स बनाओ, फैक्ट्रियां खड़ी करो और फिर दुनिया को सामान बेचो। लेकिन इसका आम आदमी की कमाई और खर्च पर क्या असर हुआ शुरुआत में? शुरुआती दौर में, खासकर 1990 के दशक तक, चीन में प्रोडक्टिविटी तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन लोगों की सैलरी, उनका वेतन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। अच्छा। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बचत ज्यादा करनी शुरू कर दी। इसे कहते हैं एहतियाती बचत या प्रिकॉशनरी सेविंग्स, मतलब भविष्य की चिंता में बचाना। और सरकार ने बड़ी चालाकी से इसी बचत को बैंकों और लोकल बॉडीज के जरिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगा दिया। ओह। इससे ना सिर्फ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बल्कि बिजनेस करने की लागत, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो भी कम हुई, और इससे निर्यात को और बढ़ावा मिला। तो मतलब चीन ने पहले एक तरह से ढांचा खड़ा किया, ये सोचकर कि लोग बाद में आएंगे और इस्तेमाल करेंगे, सामान खरीदेंगे, जबकि भारत ने लोगों की जो बढ़ती इच्छाएं थी उन पर ज्यादा ध्यान दिया, भले ही ढांचा शायद उतना मजबूत ना रहा हो शुरू में। ये तो दो अलग फिलॉसफी लगती है। हाँ, बिल्कुल। चीन का मॉडल ज्यादा डाइवर्सिफाइड था, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई, जबकि भारत का विस्तार ज्यादातर अपने ही घर के दम पर हुआ है। अगर हम पिछले मान लीजिए 15 साल के आंकड़े देखें, 2010 से 2024 तक, तो ये घरेलू खपत का फर्क और साफ दिखता होगा। जरूर। इन 15 सालों में भारत का पीएफसी यानी घरेलू निजी खपत लगभग $1.18 ट्रिलियन से बढ़कर $2.4 ट्रिलियन हो गया। वाह। और ये महामारी के बावजूद हुआ। और चीन का क्या रहा इस दौरान? चीन की घरेलू खपत, देखिए, टोटल अमाउंट में तो भारत से कहीं ज्यादा है। वो $4 ट्रिलियन से बढ़कर $7.5 ट्रिलियन हुई। हाँ, वो तो है। लेकिन जीडीपी में उसका हिस्सा वो 37 से 40% के दायरे में ही फंसा रहा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में दोनों देशों के विकास के डीएनए का फर्क दिखाते हैं। ये थोड़ा हैरान करता है। मतलब चीन में लोगों की कमाई तो बढ़ी होगी तेज ग्रोथ के साथ, पर खर्च उस हिसाब से नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों? ये इंटरेस्टिंग है, और इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो, जैसा हमने कहा, बचत की आदत वहां गहरी है। हाँ। दूसरा, चीन के कंज्यूमर अब डिमांड के एक मैच्योर फेज में आ गए हैं। तीसरा, वहां का हाउसिंग मार्केट, जो पहले खपत को ड्राइव करता था, अब काफी सैचुरेटेड हो गया है। अच्छा, मतलब घरों की डिमांड उतनी नहीं रही। हाँ, और चौथा, घरेलू कर्ज भी बहुत बढ़ गया है, जीडीपी का लगभग 60%। ये भी लोगों की और खर्च करने की क्षमता को लिमिट करता है। और इस पूरी कहानी में डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का रोल तो बहुत ही बड़ा लगता है। भारत की औसत उम्र 29 साल से कम, दुनिया की सबसे जवान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। हाँ, ये भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। सीधा मतलब है कि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और उन पर निर्भर लोग यानी बच्चे और बूढ़े कम हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जब कामकाजी आबादी बढ़ती है तो उनकी कमाई बढ़ती है, खर्च करने की ताकत बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को एक पुश मिलता है। शहरीकरण भी बढ़ रहा है और अब तो बिजली, कनेक्टिविटी, सरकारी योजनाओं जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनकी वजह से गांव के इलाकों में भी खपत बढ़ रही है। शहर और गांव का फर्क कम हो रहा है। और लेख में यह भी लिखा है कि भारत की करीब 2/3 आबादी अभी भी उस इनकम लेवल से नीचे है जिसे ग्लोबल मिडिल क्लास कहते हैं। मतलब खपत बढ़ने की गुंजाइश तो अभी बहुत है। बिल्कुल, ये भारत के लिए एक जबरदस्त अवसर है। लेकिन दूसरी तरफ है चीन, जो इस डेमोग्राफिक वेव के दूसरे छोर पर है। दशकों तक जो एक बच्चा नीति चली, उसका असर अब साफ दिख रहा है। हाँ, अब वो बूढ़े हो रहे हैं। तेजी से चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। औसत उम्र 40 के पार चली गई है। इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? असर गहरा है। काम करने वाली उम्र के लोग कम हो रहे हैं। डिपेंडेंसी रेशो यानी काम न करने वालों का अनुपात कामकाजी लोगों पर वो बढ़ रहा है। तो सरकार पर बोझ बढ़ रहा होगा। हेल्थ केयर, पेंशन। बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन का बोझ बढ़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर
घरेलू खपत के बढ़ने पर ब्रेक लगा रहे हैं। आबादी का बूढ़ा होना सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधे सीधे इकोनॉमी के पहियों को धीमा कर सकता है। ये अजीब बात है कि चीन की सरकार अब चाहती है कि इकोनॉमी निवेश से हटकर खपत की तरफ जाए ताकि बाहरी झटकों का असर कम हो, लेकिन उनकी अपनी डेमोग्राफी ही इसमें एक बड़ी रुकावट बन रही है। हाँ, ये चीन के लिए एक बड़ी पॉलिसी चैलेंज है। पिछले 15 सालों में उन्होंने नॉमिनल वेज यानी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है, पर खपत उस हिसाब से नहीं बढ़ी। कारण हमने पहले डिस्कस किए ही। इन अलग अलग मॉडलों का एक और नतीजा दिखता है बाहरी दुनिया पर निर्भरता में। भारत की जो मजबूत घरेलू मांग है, क्या वो बाहरी आर्थिक झटकों से बचाने में मदद करती है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मेनली डोमेस्टिक डिमांड पर चलती है। इसलिए ग्लोबल उथल-पुथल जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, या अभी कोविड के बाद के हालात, या वो अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के टैरिफ्स, इनका असर भारत पर उतना गहरा नहीं होता जितना उन देशों पर होता है जो एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये घरेलू मांग एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। और शायद इसीलिए भारत का व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस, अक्सर नेगेटिव रहता है। मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम। ये भी तो ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड का ही इशारा है। सही पकड़ा आपने। लगातार ट्रेड डेफिसिट इसी हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड को दिखाता है। इसके बिल्कुल उलट चीन का जो मॉडल है वो ग्लोबल डिमांड में उतार चढ़ाव के लिए कहीं ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब जब अमेरिका या यूरोप में डिमांड कम होती है तो चीन के एक्सपोर्ट वाले उद्योगों पर सीधा असर पड़ता है। उनका जो लगातार ट्रेड सरप्लस रहता है वो उनकी एक्सपोर्ट पर निर्भरता और कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ चीन के मॉडल में ही रिस्क है। भारत जिस रास्ते पर है उसमें भी तो अपनी चुनौतियां होंगी। सिर्फ खपत पर इतना निर्भर रहने के क्या खतरे हैं? हाँ, बिल्कुल। हर मॉडल के अपने रिस्क होते हैं। भारत के लिए पहली बड़ी चुनौती है आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। हालांकि पिछले दशक में गरीबी और असमानता कुछ कम हुई है, फिर भी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल है। अब ये सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं है, ये आर्थिक मुद्दा भी है। आर्थिक मुद्दा कैसे? क्योंकि खपत बढ़ाने के लिए पैसा उन लोगों के हाथ में पहुंचना जरूरी है जो उसे असल में खर्च करें। इकोनॉमिस्ट इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC कहते हैं। मतलब आय बढ़ने पर खर्च करने की प्रवृत्ति? हाँ, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की MPC अमीरों से कहीं ज्यादा होती है। अगर ज्यादातर पैसा कुछ ही लोगों के पास रहेगा जो बचाते ज्यादा है तो टोटल खपत धीमी पड़ सकती है। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या रिस्क है? दूसरा रिस्क है ग्रोथ ड्राइवर्स में डाइवर्सिफिकेशन की कमी। अगर किसी वजह से घरेलू मांग स्लो हो जाती है, मान लीजिए बेरोजगारी बढ़ती है या कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो पूरी इकोनॉमी लड़खड़ा सकती है। सही। हमें एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को भी मजबूत करने की जरूरत है, खासकर ये देखते हुए कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमेशा नहीं रहेगा। अनुमान है कि 2055 के आसपास ये खत्म होने लगेगा। तब ग्रोथ कहाँ से आएगी? और तीसरा रिस्क है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। अगर लोगों की खरीदने की इच्छा यानी डिमांड तो तेजी से बढ़े, लेकिन फैक्ट्रीज उतनी तेजी से सामान ना बना पाएं, या सड़कें और पोर्ट्स उस सामान को तेजी से पहुंचा ना पाएं, यानी सप्लाई साइड कमजोर रह जाए, तो कीमतें बढ़ेंगी। और चौथा शायद बाहरी बैलेंस से जुड़ा है। ज्यादा खपत मतलब ज्यादा इंपोर्ट। बिल्कुल। हाई कंजम्पशन, खासकर एनर्जी यानी तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों में इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी बढ़ाती है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड बढ़ता है। मतलब हम दुनिया से जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये लंबे समय में इकोनॉमी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है, खासकर रुपए की वैल्यू पर दबाव डाल सकता है। तो भारत के सामने चैलेंज है असमानता घटाने का, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का, महंगाई काबू में रखने का और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को मैनेज करने का। अब जरा चीन के रिस्क पर आते हैं। उनके निवेश वाले मॉडल के साइड इफेक्ट्स क्या दिख रहे हैं? चीन के रिस्क अलग तरह के हैं जो उनके मॉडल से ही निकले हैं। पहला, इतने ज्यादा निवेश के कारण कई सेक्टर्स में, खासकर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी बन गई है, ओवर कैपेसिटी। जैसे वो घोस्ट सिटीज वाली खबरें आती थीं। हाँ, खाली पड़े शहर, इस्तेमाल न होने वाले पुल, ये सब उसी के उदाहरण है। दूसरा, इस निवेश का पैसा अक्सर लोकल सरकारों ने कर्ज लेकर लगाया है, जिससे उन पर कर्ज का भारी बोझ है।
तीसरा, अब हर नए युआन के निवेश से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा जितना पहले मिलता था। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन कैपिटल। और जैसा हमने पहले बात की, उनके लिए खपत की तरफ मुड़ना भी आसान नहीं है। क्या चीजें रोक रही उन्हें? सबसे बड़ी रुकावट है उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बनावट। खपत बढ़ाने के लिए जरूरी है कि नेशनल इनकम का ज्यादा हिस्सा फैक्ट्रियों और सरकार की जेब से निकलकर आम परिवारों की जेब में जाए। इसका मतलब है सैलरी बढ़ाना, सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन, हेल्थ केयर, इनका दायरा बढ़ाना और कंपनी बनाम परिवारों की आय की असमानता को कम करना। लेकिन ये बदलाव चीन के सेट सिस्टम के लिए आसान नहीं है। इसमें वो हुकू सिस्टम का भी जिक्र आता है। वो क्या चीज है और कैसे रुकावट बनता है? हुकू चीन का डोमेस्टिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। अच्छा। ये तय करता है कि आप कहाँ के नागरिक माने जाते हैं और आपको सरकारी सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन कहाँ मिलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि करोड़ों मजदूर जो गांव छोड़कर शहरों में काम करते हैं, उनके पास अक्सर शहर का हुकूम नहीं होता। अच्छा। इस वजह से उन्हें वहां परमानेंट रेजिडेंस वाले अधिकार और सुरक्षा नहीं मिलती। जब तक ये मजदूर शहरों में खुद को इनसिक्योर महसूस करेंगे, वो भविष्य के लिए ज्यादा सेव करेंगे बजाय आज खुलकर खर्च करने के। इसलिए हुकू रिफॉर्म और पब्लिक सर्विसेज का विस्तार जरूरी है ताकि लोग सेफ फील करें और खर्च करने की हिम्मत करें। पूरी दुनिया का माहौल भी बदल रहा है। कोविड के बाद कहा जा रहा है कि अब ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश ग्लोबल ग्रोथ को ज्यादा खींचेंगे, क्योंकि वेस्टर्न देश ग्लोबल नॉर्थ धीमी ग्रोथ और बूढ़ी होती आबादी से जूझ रहे हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इस बदलते ग्लोबल सीन में भारत का जो विशाल और बढ़ता कंज्यूमर बेस है, वो उसे दुनिया के लिए एक पोटेंशियल डिमांड एंकर बनाता है। मतलब जब दुनिया में कहीं और डिमांड कम हो तो भारत की मांग इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकती है। लेख में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि मल्टीनेशनल कंपनियां MNCs अब भारत को सिर्फ सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं देख रही, बल्कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं ताकि भारत के बड़े डोमेस्टिक मार्केट को सामान बेच सकें। हाँ, ये एक अहम बदलाव है। कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को इस तरह से बना रही हैं कि वो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया पर ज्यादा ध्यान दे सकें। हालांकि ये भी सच है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यूनिट्स अभी भी चीन, वियतनाम, साउथ कोरिया जैसे देशों में ज्यादा हैं। तो ये भारत के लिए एक मौका तो है, पर ये इस बात पर भी जोर देता है कि भारत को सिर्फ घरेलू खपत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डाइवर्सिफाई करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इनको भी बढ़ाना होगा। बिल्कुल। और चीन के सामने तो डबल चैलेंज है। एक तरफ अपनी इकोनॉमी को स्लो होने से बचाना और रीबैलेंस करना, दूसरी तरफ अपनी बढ़ती ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखना। हाँ, ये मुश्किल संतुलन है। निश्चित रूप से। अगले कुछ दशकों में चीन का ग्लोबल असर कितना टिकाऊ रहेगा, ये इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि वो अपनी इकोनॉमी को निवेश केंद्रित मॉडल से हटाकर घरेलू मांग केंद्रित मॉडल में कितनी सक्सेसफुली बदल पाता है, और वो भी बिना किसी बड़ी सामाजिक या आर्थिक उथल-पुथल के। ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर हम आज की बात को समेटे तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। भारत अपनी युवा आबादी और जबरदस्त घरेलू मांग की लहर पर सवार है, लेकिन उसे असमानता, इकोनॉमी में विविधता की कमी, महंगाई और बाहरी घाटे जैसे तूफानों से भी निपटना है। सही। वहीं चीन, जिसने निवेश और निर्यात के दम पर कमाल की तरक्की की, अब बूढ़ी होती आबादी, कर्ज की बोझ, ओवर कैपेसिटी और निवेश पर घटते रिटर्न जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है। उसे घरेलू खपत का इंजन स्टार्ट करने की जरूरत है, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट करना आसान नहीं लग रहा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मॉडल अपनी अपनी बड़ी और सीरियस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत को अपनी खपत को ज्यादा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाना होगा, मतलब उसका फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जबकि चीन को निवेश पर अपनी जो भारी निर्भरता है उसे कम करके घरेलू मांग को जगाने का कोई सेफ रास्ता खोजना होगा। तो सुनने वालों के लिए सवाल छूट जाते हैं, दुनिया का जो आर्थिक नक्शा बदल रहा है और इन दोनों देशों की अपनी जो अंदरूनी मुश्किलें हैं, उन्हें देखते हुए भविष्य में कौन सा रास्ता सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ यानी न्याय संगत विकास के लिए ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है। हाँ, खासकर तब जब ये साफ है कि दोनों को ही आने वाले टाइम में अपनी स्ट्रैटेजी में शायद बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। ये वाकई मिलियन या शायद ट्रिलियन डॉलर का सवाल है, और इसका जवाब भविष्य की पॉलिसीज, उनके लागू होने के तरीके और शायद थोड़ी किस्मत पर भी निर्भर करेगा।
इस गहरी और ज़रूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण ने भारत और चीन के इन जटिल और महत्वपूर्ण आर्थिक रास्तों को समझने में थोड़ी मदद की होगी।